हेलो स्टूडेंट्स, मूविंग टू कोर पार्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट इज मेटलर्जी पे मूव करते हैं। इससे पहले आपने जो टॉपिक किया है दैट इज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो स्टडी किया वो आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में किया है। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो वो भी आपने एसिड बेसिस में किया हुआ, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन रिपीटेड है, बट मेटलर्जी इज कम्प्लीटली न्यू फॉर यू। और हर साल देखा जाता है कि ये वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है, 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं ये वाले पार्ट में से। ये वाले पार्ट में आपको 5 to 6 डेफिनेशंस करना है और वैसे ही कुछ 5 to 6 रिएक्शन है और एक डायग्राम करना रहेगा, ठीक है ना। इतना कुछ रहेगा आपको। रिएक्शंस की अगर बात करें, नॉर्मली इजी सा रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, है ना। जैसे कार्बन कंपाउंड्स में नई बहुत सारी चीजें हैं, तो वैसा नया टाइप का कोई रिएक्शंस नहीं आने वाला, सिमिलर टाइप के रिएक्शंस है। सो इफ यू टॉक अबाउट कि मेटलर्जी क्या होता है, सो मेटलर्जी इज बेसिकली मेटल के एक्सट्रैक्शंस का जो प्रोसेस होता है, ओर में से मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, ये सारी स्टडीज को कहा जाता है मेटलर्जी। आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को ग्रुपिंग कर दिया 3 में, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। सो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है, क्या उसमें कोई एक्सेप्शंस है क्या कुछ मेटल्स के लिए, है ना। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर ये टेक्निक को ही क्यों अडॉप्ट करना है ये मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, लीस्ट के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करना है। सो ये जो आप स्टडी करोगे मेटल के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को, उसको कहा जाता है मेटलर्जी। फाइन। चलते शुरुआत के कुछ इन 3 डेफिनेशंस पे, जैसे मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग की बातें करें। अच्छा, ये तीनों वर्ड आपने, या फिर एटलीस्ट 2 वर्ड तो आपने ज्योग्राफी में सुना ही है कि मिनरल्स क्या होते हैं। जनरली बच्चों को 8th-9th में मिनरल्स के डेफिनेशंस पता होते हैं। सो डेफिनेशंस की बात करें, सो दैट इज एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। अगर बात करें मिनरल के फॉर्मेशन की या मिनरल फॉर्म कैसे होते हैं, सो आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में से जो मैग्मा होता है या वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम्स पे से जो लावा होता है, ये जब कूल डाउन होता है तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में अपीयर करते हैं, और उसमें अगर मेटल प्रेजेंट है सो वी कॉल इट एज मिनरल, है ना। तो नेचुरली जो प्रेजेंट है वी कॉल देम एज अ मिनरल। अब उसमें से अगर बात करें मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस क्या है, आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो, मैंने ये 2 मिनरल्स ले लिए, ठीक है ना, और कंसिडर करते हैं कि इस मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट जाएगा सपोजिटली 20,000 चला जाता है, और इसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए 25,000 जाता है, ठीक है ना। सेम अमाउंट ही एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन हो सकता है कि जिसमें 25,000 लग रहा है, प्रोबेबल चांसेस है कि उसमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसमें जो केमिकली कंबाइंड इम्प्यूरिटीज है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसेस लगाए जा रहे हैं, या टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर वर्क ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसकी कॉस्टिंग बढ़ जा रही है, ठीक है। अब जब मार्केट में ये दोनों भी प्रोसेस से मेटल जो एक्सट्रैक्ट हुए जब वो सेलिंग के लिए जाएंगे, बट ऑब्वियस ये 25,000 वाले का तो कॉस्ट ज्यादा होगा, सो पब्लिक इसको तो प्रेफर ही नहीं करेगी। प्रेफर किसको करेगी? 20,000 वाले से, है ना। सो जो भी हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, अगर उन मिनरल में से हम मेटल किस में से प्रॉफिटेबली निकाल सकते, एक्सट्रैक्ट कर सकते, हम उस मिनरल्स को क्या बोलेंगे? ओर, ठीक है। सो आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि ये दिए गए दोनों भी मिनरल्स है, लेकिन उसमें से सिर्फ इसी को हम क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे। आई थिंक क्लियर है मिनरल्स और ओर्स के बारे में। मिनरल जिसमें भी मेटल प्रेजेंट है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन से प्रोसेस एक्सट्रैक्ट करना है वो ऐसा कुछ नहीं है, बट यस मेटल प्रेजेंट है, वी कॉल इट एज मिनरल। लेकिन जिसमें से मेटल हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ओर। सो डेफिनेशन की बात करें, मिनरल कंटेनिंग अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, है ना। हाई परसेंटेज रहेगा और उसमें से हम प्रॉफिटेबली उसको एक्सट्रैक्ट भी कर पाएंगे, उसको हम ओर कहेंगे। सो फाइन, दैट्स क्लियर। ये दोनों भी हमारे क्या थे? मिनरल्स थे, लेकिन इकलौते इसी को हम क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। जनरली आपके पास जब मेटलर्जी के टॉपिक करते हो तो आपको बाय हार्ट करना पड़ता है मेटल्स के लेके उसके कौन से ओर्स है और कौन से मिनरल्स है ना। बट एज सच आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक मर्क्यूरी का ओर को याद रखना पड़ेगा। सो विल डू जब आएगा वो मर्क्यूरी वाला पार्ट। सो नेक्स्ट बात करते हैं गैंग की। गैंग क्या होता है? लेट अस कंसिडर कि हमको ओर मिला हुआ है, और ओर जब भी हमें मिलेगा नेचर से, बट ऑब्वियस उसके ऊपर मड, सैंड वगैरह सब कुछ उसके ऊपर लगा रहेगा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर से ये जो डर्ट वाले पार्टिकल है, सैंड, मड, ये सारी चीजों को निकाल देंगे। सो ये जो हमें वेस्ट पार्टिकल मिलेगा ऊपर वाले पार्ट पे, केमिकली कंबाइंड नहीं, जस्ट फिजिकली जो अपीयर है, उसको जो हम सेपरेट आउट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं?
गैंग कहते हैं. सो दैट इज डेफिनेशन की बात करें. ओर माइन फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज गैंग. फाइन. अच्छा, अब आगे वाले पार्ट में देखो हम क्या देखने वाले हैं. हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज से हम कौन से मेटल्स को कौन से वे से एक्सट्रैक्ट करने वाले, वो वाले से करना शुरू करने वाले. अच्छा, ये वाले पार्ट से, आने वाले पार्ट से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है. दिस इज समथिंग यू नो, है ना, इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट था जस्ट. सो स्टार्टिंग विद दैट पार्ट, गोइंग विद द एक्सट्रैक्शन पार्ट ऑफ द मेटल्स. एक्सट्रैक्शन में अगर स्टेप 1 की बात करें, कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. सो दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, है ना. कंसेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि जो हमें ओर मिला हुआ है उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी कचरे हैं ना, उसको पहले सेपरेट आउट करते हैं. मतलब जो फिजिकली केमिकली कंबाइंड इंप्यूरिटीज, उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, है ना. जो फिजिकली ऊपर की लगे हुए उन सारी इंप्यूरिटीज को जो सेपरेट करते हैं, जिसमें से हमें ज्यादा क्वांटिटी में ओर्स ही मिलता है या मेटल के साथ केमिकली कंबाइंड इंप्यूरिटीज ही रह जाती है. सो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. अच्छा, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक सेपरेशन होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है ना, विल्फ्री टेबल मेथड भी होता है. सो ये सारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि ओर के जो डस्ट पार्टिकल्स है या फिजिकली कंबाइंड इंप्यूरिटीज है उसको निकालने की. तो वो हमें नहीं स्टडी करना है कि कौन से टाइप होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए. हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि स्टेप 1 क्या होता है. सो स्टेप 1 इज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स हम जो भी फिजिकली इंप्यूरिटीज है उसके सेपरेट आउट कर देते. दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. बात करते हैं सेकेंड स्टेप की. सेकेंड स्टेप मेटल्स के लिए डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट है. जैसे कि अगर बात करें पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक के जो मेटल्स है ना, जब आप उन्हें एक्सट्रैक्ट करोगे तो कौन से स्टेप को आप अडॉप्ट करोगे. सो दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से करेंगे, है ना. जैसे कि आप जिंक से लेकर पीबी के लिए अगर बात कर लो तो हम उसको हीट कर देंगे कार्बन के प्रेजेंस में या किसी और रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, तो ये मेटल अलग हो जाएंगे और केमिकली कंबाइंड इंप्यूरिटीज जो है वो किसी गैसेस के फॉर्म में निकल जाएगी. बट ऊपर के मेटल्स की अगर बात करें, पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक के मेटल्स की बात करें, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि उनको हम एक्सट्रैक्ट कर पाए बाय यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट. उसका रीजन क्या होता है मालूम है. जनरली ये देखा जाता है कि ये जो शुरुआत वाले मेटल्स है नेचर में उसके ऑक्साइड या उसके क्लोराइड के फॉर्म में अबंडेंट में पाए जाते हैं. सो पोटेशियम से लेकर मैग्नीशियम तक के जो मेटल्स है उनका जो एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उनके क्लोराइड से एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि ये मेटल नेचर में क्लोराइड्स की फॉर्म में ज्यादा अबंडेंस में पाए जाते हैं. जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, है ना. नेचर में क्लोराइड्स की फॉर्म में ज्यादा अबंडेंट है. अच्छा, अब ये क्लोराइड्स में भी हम रिड्यूसिंग एजेंट डाल के नहीं निकाल सकते, हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, करंट डाल के, है ना, डिफरेंट रॉड्स पे उसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए, है ना. ये गिव रीजन का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है. सो उसका रीजन आप क्या बोलोगे, लाइक दे हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और एल्स उसके क्लोराइड्स की तरह, है ना. इन मेटल्स की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन के लिए बोल दो या कह दो क्लोरीन के लिए. इसीलिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन की अगर बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि मेटल को उसके ऑक्साइड से सेपरेट कर दे. फाइन, दैट वाज द रीजन हमें इसे करंट पास करना पड़ेगा इसको सेपरेट आउट करने के लिए. सो दिस कैन बी दी, ये गिव रीजन का आपका क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों इन मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रोलिसिस ही क्यों अडॉप्ट करना चाहिए. फाइन. सो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक के जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो आप मेथड अडॉप्ट करोगे, सो दैट मेथड इज समथिंग इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, है ना. यहाँ पे कौन सा मेथड है, आपको इलेक्ट्रोलिसिस फॉलो करना पड़ेगा. और उसमें से भी आपको याद रखना है पोटेशियम से लेकर मैग्नीशियम तक के लिए आप क्लोराइड्स को अडॉप्ट करोगे, और एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम के लिए आप ऑक्साइड्स को अडॉप्ट करोगे. ठीक है ना. दैट इज सिंपली कि एल्यूमिनियम नेचर में जो अबंडेंस में पाया जाता है वो उसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जो नेचर में जिस फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है तो हमारे लिए इजी होगा, इवन वो चीप भी रहेगा. बात करें जिंक से लेकर पीवी तक के मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की बात करें, सो हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जैसे प्रोसेस को लगाएंगे. विल लर्न लेटर ऑन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्टिंग, कौन से प्रोसेस को रोस्टिंग नाम दिया जाता है, कैल्सिनेशन किसको नाम दिया जाता है. एंड देन उससे हमें जो मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा उसका रिडक्शन कर देंगे किसके प्रेजेंस में, कोक के प्रेजेंस में उसका रिडक्शन कर देंगे. चलते हैं नेक्स्ट वाले के लिए, दैट इज बाय रोस्टिंग फॉलोड बाय. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ रोस्टिंग ही फॉलो करेंगे. विल लर्न व्हाई कि हम यहाँ पे सिर्फ रोस्टिंग को ही फॉलो कर रहे हैं, कैल्सिनेशन को फॉलो नहीं करने वाले. बट यस, अभी के लिए आपको इतना यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि इन मेटल्स को जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज एक्सट्रैक्टेड बाय इट्स रोस्टिंग प्रोसेस कैल्सिनेशन, देन फॉलोड बाय रिडक्शन बाय कोक या फिर कार्बन की बात करें.
इन मेटल्स की बात करें तो इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है रोस्टिंग के प्रोसेस पे। लास्ट वाले मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये मेटल्स हमें नेटिव स्टेट में मिलते हैं, सो दैट इज जिस फॉर्म में मिलता है उसी फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। सो दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर आर दी नोबल मेटल्स, ऐसे हम इसे यूज कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में हम समझने के लिए इतनी सारी चीजें समझ रहे हैं, बट एग्जाम्पल के लिए एक एक एग्जाम्पल्स ही करने रहेंगे सबके। सो ये ऊपर वाले पार्ट में से आप इकलौते सोडियम का लर्न करने वाले हो, इस वाले पार्ट में से इकलौता जिंक का करने वाले हो। अच्छा, इन दोनों को करना पड़ेगा आपको, है ना, कॉपर एंड मर्क्यूरी दोनों को करना पड़ेगा, यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं है। सो कुल मिलाकर अपने को 4 मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को स्टडी करना। सो बढ़ते हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ। अगर सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हो? सो दैट इज यू हैव सोडियम क्लोराइड NaCl आपके पास है। उस NaCl को हम क्या कर लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं। सॉलिड फॉर्म में लेने के बाद हम इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, है ना, सो इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम इसको ले जाएंगे मोल्टन स्टेट में, है ना, NaCl को मोल्टन स्टेट में लेकर जाएंगे। मोल्टन स्टेट में हमें जो ये NaCl मिलेगा ना, तो ये Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें 2 आयंस मिल गए, Na+ और Cl-। अब बात करते हैं, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैथोड का रिएक्शन लिखने के लिए, एनोड का रिएक्शन लिखने के लिए। सो एट कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड पे जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग होता है, रिडक्शन इज समथिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हम यहाँ पे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जो भी हम स्टडी करेंगे दैट विल बी ओनली इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स को साइड में रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ना हमें ऑक्सीजन दिख रहा है ना हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में लर्न करने वाले हैं। अच्छा, याद करने के लिए ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए कि कैथोड पे रिडक्शन होता है। सो आप CR करके याद रख लेना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो करके याद रख लेना, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है ना, कैथोड पे रिडक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन की। सो कैथोड के अगर मैं चार्ज की बात करूं तो कैथोड खुद होता है नेगेटिवली चार्ज, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिवली चार्ज वाले आयंस को, कटायन को अट्रैक्ट करेगा। सो विल हैव द रिएक्शन एज कि मेरे पास Na+ है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na+ एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बोलो, Na मेटल में। सो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा सोडियम। साइड बाय साइड हमें साइड प्रोडक्ट भी मिल रहा है, दैट इज एट एनोड की बात करें, जिसके ऊपर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस सोडियम को जो इलेक्ट्रॉन मिला है एक्चुअल में इस क्लोरीन नहीं, इस वाले रॉड पे जो रिएक्शन होगा, Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना। Cl इज गोइंग टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब Cl की एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी इज डाई। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2, जिसकी वजह से मुझे ये भी 2 चाहिए रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी जो मुझे मिल रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो आप चाहो तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग दिखा सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है, आप सीधे सीधे चलेगा एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यहीं से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा इसकी तरफ। सो आई थिंक दैट इज क्लियर कि शुरुआत में हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। उसमें से एक एग्जांपल हमने किया है दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर एट कैथोड वाले रिएक्शन की बात करें तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा Na के अंदर। एट एनोड की बात करें तो Cl- है, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी गेट अ क्लोरीन एट द एनोड एंड सोडियम एट द कैथोड। सो यहां से इस वाले मेथड से हमने सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जहां पे हम एक्सट्रैक्शन करेंगे जिंक वाले मेटल का, ठीक है, और वहां पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के टर्म्स को भी समझेंगे। नाउ मूविंग विद द एक्सट्रैक्शन पार्ट ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की अगर बात करें, सो आपको ना पहले तो 2 टर्म्स को समझने की जरूरत है, एक कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। ठीक है, आप ना कैल्सिनेशन को ऐसे याद रख लो कि आपके पास ये C से कैल्सिनेशन शुरू हो रहा है। सो इसमें जो हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे वहां पे होगा अपने पास मेटल का कार्बोनेट, ठीक है ना। सो इस रिएक्शन में क्या रहेगा, मेटल का कार्बोनेट रहेगा। सो आपको एग्जांपल में दोनों के लिए सिमिलर मेटल के ही एग्जांपल्स दिए गए, दैट इज जिंक का कार्बोनेट। जब आप उसको हीट करोगे, अच्छा अपने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में भी, या फिर ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बोनेट प्रेजेंट है और आप उसको हीट करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे जो गैस निकलेगी दैट इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। सो जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव जिंक ऑक्साइड प्लस क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। फाइन, रिएक्शन इज इटसेल्फ बैलेंस्ड वन। सो दैट इज, अगर आप स्टेटमेंट को आप देखो तो इस रिएक्शन से ही आप डेफिनेशन को भी बाहर कर सकते हो। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ
metal carbonate to metal oxide by strongly heating इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो सप्लाई हम करेंगे वो बहुत ही कम करेंगे, जैसे कि इस वाले पार्ट में देखोगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा चाहिए। रीजन फॉर दैट इज मेटल और सल्फर की जो बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज्यादा चाहिए उसको सेपरेट करने के लिए। वही अगर यहाँ बात करें तो मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो नॉर्मल हीटिंग पे भी एलिमिनेट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, एंड देन विल गेट अ मेटल ऑक्साइड। सो नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें, सो दैट इज जिंक ऑक्साइड जो हमारे पास है यहाँ पे। सो हमें तो चाहिए मेटल चाहिए ना, इस वाले स्टेप पे तो हमें क्या मिला हुआ है, मेटल का ऑक्साइड मिला हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो जिंक का ऑक्साइड है उसको कोक के साथ, दैट इज कार्बन या चारकोल के साथ जब उसको ट्रीट करेंगे, सो कार्बन को एक्चुअल में बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। सो ये क्या करेगा, जब आप इस मेटल ऑक्साइड को इसके साथ हीट करोगे, सो ये कार्बन इस मेटल में से सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। हमारा इंटेंशन था जिंक को एक्सट्रैक्ट करना, जिंक हमें मिल गया। सो वी हैव लर्न कि कैल्सिनेशन क्या होता है। कैल्सिनेशन सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कार्बोनेट, है ना। कैल्सिनेशन सुनते ही दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, कार्बोनेट। सो अगर किसी मेटल का कार्बोनेट आप हीट कर रहे हो और आपको उस हीटिंग से मेटल ऑक्साइड मिल जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या कहते हो, कैल्सिनेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रांगली हीटिंग वर्ड और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर वाला वर्ड जो है वो लगाना भूलना नहीं है। ठीक है। सो दैट इज दिस इज डन विद द कैल्सिनेशन पार्ट। मूविंग विद द रोस्टिंग वाले पार्ट की अगर बात करें, सेम रिएक्शन, बट आपको बस यहाँ पे क्या करना है, मेटल कार्बोनेट की जगह अब हमारे पास क्या रहेगा, मेटल सल्फाइड रहेगा। अब आप उसको एक्सेस ऑक्सीजन के सप्लाई के प्रेजेंस में आप उसको हीट करने वाले हो, प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ एलिमिनेट हो जाएगी। नाउ लेट्स बैलेंस द रिएक्शन। बैलेंसिंग की बात करें तो ऑक्सीजन का नंबर देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 2। जब भी आप बैलेंसिंग कर रहे हो, एक साइड आपको ऑड दिखाई देता है, एक साइड आपको इवन दिखाई देता है, तो आप क्या करोगे, ऑड शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ऑड आपको कहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, सो 2 Zn हुआ, Zn2 मतलब मैंने यहाँ लिखा 2। सल्फर कितना हो गया, बोलो बेटा 2। अब ऑक्सीजन का नंबर देख लो कितना हो गया, 4 और 2 6, सो दैट इज 3 to 6. So that is conversion of metal sulfide in the excess supply of air to convert it to metal oxide is known as roasting. अच्छा, नीचे वाला रिएक्शन जो रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा कि आप जिंक ऑक्साइड आपको जो मिला है उसको कोक के प्रेजेंस में आप हीट कर दो, आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, बोलो जिंक मिल जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ लेट्स राइट द स्टेट। ये यहाँ पे अपने पास सॉलिड वाला स्टेट था, ये क्या है बोलो, गैसियस, ये भी गैस बन के एलिमिनेट होगा। दिस ऑल्सो गैस, दिस वी हैव समथिंग सॉलिड, ये भी अपने पास सॉलिड, ये भी अपने पास सॉलिड। सेम एग्जैक्टली सेम आप स्टेट भी यहाँ पे मेंशन करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज एज वेल सॉलिड। इसकी बात करें, जिंक ऑक्साइड इज सॉलिड, सॉलिड, जिंक इज। होप सो आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग समझा, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। आप जब भी ऐसे कुछ टर्म्स है ना तो उसको रिलेट कर दिया करो, जैसे कैल्सिनेशन को आप कार्बोनेट से कर रहे हो, सो बट ऑब्वियस रोस्टिंग जो बच जाएगा, या फिर आप रोस्टिंग वाले वर्ड में देख लो एस आ रहा है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो रोस्टिंग और एस, सो सल्फाइड के लिए जाएगा। ठीक है, नीचे वाला रिएक्शन एग्जैक्टली सेम। नाउ अब इस स्टेप में हमने क्या किया, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमने कार्बन यूज किया, है ना। यहाँ भी कार्बन यूज किया एज वेल, यहाँ भी कार्बन यूज किया। तो ये जो हमने कार्बन यूज किया है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे कोक की जगह या कार्बन की जगह हम कोई दूसरे मेटल्स को भी ले सकते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट की तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, सो दैट इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे, इवन दे कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो विल हैव द मेटल फ्रॉम द पोटेशियम टू एल्यूमिनियम, दे विल एक्ट एज अ strong reducing agent. So we have two reaction. Yes, they are also important. So moving with that. So we have a reaction जहां पे highly reactive metals को यूज किया गया है मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, है ना। सो सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जिसको थर्माइट रिएक्शंस से नाम दिया हुआ है। सो दैट इज, अगर आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, या फिर इनमें से और भी कोई एल्यूमिनियम के नीचे वाले जो मेटल के ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के ऊपर वाले या एल्यूमिनियम मेटल को आप ले लो
और उनके साथ रिड्यूस करना चाहो तो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। जैसे कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है, मैंगनीज की जो रिएक्टिविटी जो है वो कम है, सो यहाँ पे वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सो नाउ यू हैव द प्रोडक्ट एज एल्यूमिनियम, जो होगा ऑक्सीजन ले लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और मैंगनीज जो है वो क्या हो जाएगा, बोलो, सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, सो दैट इज यहाँ पे एज वेल हीट भी एलिमिनेट होगा, है ना। अच्छा, आप समझने के लिए यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे हीट दिया भी है, फिर हीट निकल भी रहा है, बट इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि जितना हम हीट देते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें हीट मिलता है। दैट वाज द रीजन वी कॉल इट एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो मूविंग विद द नेक्स्ट वन। अच्छा, रिएक्शन की बैलेंसिंग कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का नंबर देखो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है। अगेन वी हैव द ऑड वन, सो हम क्या करेंगे, ऑड शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑड हमें यहाँ से आ रहा है, सो विल राइट इट 2 ओवर हियर, जिससे कितना हो गया 6। सो आई विल राइट Mn के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो 3। Mn 3 हो गया। ऑक्सीजन का नंबर वहां कितना हो गया, 6, 3 2 जा 6। एल्यूमिनियम कितना हो गया, एल्यूमिनियम इज नाउ 4। सो दिस इज समथिंग वी हैव अ बैलेंस रिएक्शन, जहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स को यूज किया जा रहा है मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। नाउ मूविंग विद द थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या है, जैसे आपने देखा होगा, लाइक पटरी पे से ट्रेन अगर उतर जाती है, या फिर कोई मशीनरीज की भी अगर बात करें, उसमें क्रैक आ जाता है, या फिर रेलवे के ट्रैक्स जो है वो सेपरेट आउट हो गए, तो उनको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग के लिए हम उसमें क्या यूज करेंगे, है ना। कंप्लीट रिप्लेसमेंट, बड़ी मशीनरीज है, उसको कंप्लीटली रिप्लेस तो नहीं कर सकते, सो उनको ज्वाइन करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सो दैट इज समथिंग, ये मेटल आयरन का जो ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है, इनका जो फ्यूज बनेगा उसको यूज कर सकते हैं वहां पे मोल्टन फॉर्म में डालने के लिए, जिससे वो स्पेस जो होगा वो फिल हो जाएगा। फाइन, सो दैट इज समथिंग। रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है, दैट इज यू हैव टू डू जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल जाएगा, Al2O3 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा, बोलो Fe अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आपको हीट निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 3 हैप्पी, एल्यूमिनियम 2 कर दिया यहाँ पे, Fe कितना कर दिया यहाँ पे 2, ऑल आर बैलेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की स्टेट आपको क्या लिखना है, सॉलिड सॉलिड। अच्छा, यहाँ पे ये जो बनेगा वो सॉलिड है, बट इतने हाई टेम्परेचर पे ये इकलौता मेटल जो होगा वो मोल्टन स्टेट में होगा, दैट इज लिक्विड लिखेंगे हम इसे। इसकी बात करें, यस एज वेल, ये भी लिक्विड स्टेट में होगा, दिस इज गोइंग टू बी सॉलिड। आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, आप डेफिनेशन कर लेना, हो सकता है थर्मिट रिएक्शन का आपको डेफिनेशन पूछा जाए। डेफिनेशन इज एग्जैक्टली सेम रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन, है ना, जो इक्वेशन है वही सेम डेफिनेशन लिखा है। सो दैट इज अ रिएक्शन ऑफ iron 3 oxide with the aluminium is used to join the railway track or cracked machine part. This reaction is known as a थर्मिट रिएक्शन। फाइन, अब नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास, दिस इज डन विद द मॉडरेटली रिएक्टिव वाले मेटल्स को हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी हैव द लो रिएक्टिव मेटल, जिसमें हमें 2 एग्जांपल्स को करना है, मर्क्यूरी एंड देन कॉपर। कॉपर की रिफाइनिंग करेंगे एंड दैट विल बी एंड ऑफ द मेटलर्जी पार्ट। सो मूविंग विद दैट पार्ट, फाइनली मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द मेटलर्जी का, दैट इज एक्सट्रैक्शंस ऑफ द लो रिएक्टिव मेटल, मर्क्यूरी और कॉपर के बारे में पढ़ना है ना। सबसे पहली बात तो ये देखो ना कि मर्क्यूरी के जो ओर का नाम है दैट इज सिनेबार, HgS, है ना। आपको अगर एनसीईआरटी बेसिस की अगर मैं बात करूं तो इकलौता आपको यही एक ओर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, दैट इज HgS सिनेबार, है ना। मर्क्यूरी का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यूज किया हुआ है दैट इज 2 वाला यूज किया हुआ है। मर्क्यूरी एक्चुअल में 1 और 2 दोनों दिखाते हैं, बट आपको याद रखना है यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट यूज किया हुआ है दैट इज ऑफ +2। अच्छा, सेम यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है दैट इज रोस्टिंग, है ना। रोस्टिंग आप वर्ड कब लगा रहे हो, जब आपके पास मेटल का जो ओर है वो सल्फर के साथ कंबाइन है, देन यू विल बी कॉलिंग इट एज अ रोस्टिंग प्रोसेस। एक्सेस ऑक्सीजन के सप्लाई के प्रेजेंस में आप जब इसको ट्रीट करोगे तो क्या होगा, मर्क्यूरी कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, मर्क्यूरी ऑक्साइड बना लेगा, प्लस क्या बना देगा यहाँ पे, बोलो सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। दिस इज एग्जैक्टली सेम रिएक्शन विच वी डिड फॉर दी जिंक में रोस्टिंग वाला प्रोसेस था, है ना। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस Zn की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दे रहे, Hg लिख दे रहे। रिएक्शन की बैलेंसिंग की अगर बात करें, सो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे कितना हो गया, बोलो 3 हुआ, सो 3 ऑड हो गया, सो इसलिए आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 लिखोगे, जिससे क्या हो जाएगा, इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। मर्क्यूरी भी कितना हो गया यहाँ पे, मर्क्यूरी का नंबर भी यहाँ पे 2 हो गया। सल्फर भी यहाँ पे कितना हो गया, 2, सो आई हैव रिटन 2। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 और 2 6, 3 2 6। स्टेट की अगर बात करें, सो वी हैव दिस इज गैशियस इन स्टेट, दिस इज सॉलिड,
दिस इज गैशियस एंड इवन दिस इज सॉलिड, है ना। सो आपको ये याद रखना है कि मर्क्यूरी के ओर का नाम क्या है, बोलो सिनेमा। चलते नेक्स्ट वाले पार्ट पे, मतलब इसी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, अब अपने को क्या मिल गया, मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिल गया। अच्छा, इससे पहले जब जिंक के ऑक्साइड को या और किसी मेटल के मॉडरेटली रिएक्टिव वाले मेटल में से अगर ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन है और उससे आप अगर सेपरेट कर रहे हो, तो आपको वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, किसी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा। बट जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते हो, वैसे मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होते जाती है। दैट वाज द रीजन उनको केमिकली सेपरेट करना भी आसान हो जाता है ना। सो ये मर्क्यूरी का जो ऑक्साइड है उतना अच्छी बॉन्डिंग नहीं रख रहा है, वो मेटल और ऑक्सीजन के बीच की उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। सो आप जस्ट नॉर्मली उसको हीट करोगे, सो हीटिंग से आपको मर्क्यूरी मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। स्टेट की बात करें गैस, मर्क्यूरी है तो लिक्विड, एंड दिस इज सॉलिड। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई है। जैसे कि शुरुआत वाले मेटल्स की अगर बात करें तो हमने तो ये भी लिखा था कि शुरुआत के मेटल्स को उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑक्साइड जनरली प्रेफर नहीं करते। रीजन फॉर दैट इज दे हैव हाई एफिनिटी, है ना। वो मेटल और ऑक्सीजन के बॉन्ड इतने स्ट्रांग है कि वो इजिली ब्रेक ही नहीं होंगे। बट अगर बात करो आप यहाँ पे, तो यस दे कैन इजिली ब्रेक। सो आपको बस नॉर्मल हीट कर दो तो आपको मर्क्यूरी मिल जाएगा। सो दिस इज डन विद द फर्स्ट रोस्टिंग वाला। मर्क्यूरी की रोस्टिंग की बात करें, मर्क्यूरी सल्फाइड है, एक्सेस ऑक्सीजन के सप्लाई के प्रेजेंस में हीट करोगे मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। वाइल इसकी बात करें, मर्क्यूरी ऑक्साइड को आप जस्ट हीट कर दो एंड यू विल गेट दिस। बढ़ते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर का थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी रिफाइनिंग वाले पार्ट पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगेन वी हैव, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें से क्या याद आपको रखना है, दैट इज कॉपर का यहाँ पे 1 वाला ऑक्साइड यूज करना है, ठीक है ना। यहाँ आपको जो कॉपर दिखाई दे रहा है, कॉपर का 1 वाला ऑक्साइड यूज करोगे। पूरे टेक्स्ट बुक में, पूरे 10th स्टैंडर्ड में आपको कॉपर जहां भी यूज कर रहे हो 2 वाला ऑक्साइड यूज कर रहे हो, कॉपर ऑक्साइड लिख रहे हो या कॉपर सल्फेट लिख रहे हो, या और भी कहीं पे भी आप कॉपर को अगर लिख रहे हो, कॉपर क्लोराइड के साथ लिख रहे हो, या ऑलवेज यूजिंग 2 ऑक्साइड, 2 वाला ऑक्साइड यूज कर रहे हो। बट इकलौता यहाँ पे आपके पास कॉपर का 1 वाला ऑक्साइड सल्फाइड है। यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। अगेन वी हैव द रोस्टिंग प्रोसेस। रिएक्शन में आप क्या कर दोगे, आपके पास कॉपर का ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। रिएक्शन के बैलेंसिंग की अगर बात करें, बैलेंसिंग के लिए आपके पास ऑक्सीजन का नंबर कितना दिख रहा है, 3, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2, जिसकी वजह से कितना हो गया ऑक्सीजन की बैलेंसिंग, बोलो। अच्छा, कॉपर का नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 हो गया, मतलब मैंने यहाँ लिखा 2। सल्फर कितना हो गया अभी यहाँ पे, सल्फर अगर हो गया 2। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन इज समथिंग 4 5 6, सो 3 2 6, सो दैट इज बैलेंस्ड। अच्छा, अब इस वाले स्टेप में देखो नया क्या बात है। हमने जिंक के लिए स्टडी किया था, जिंक ऑक्साइड को सेपरेट करना है जिंक और ऑक्सीजन के अंदर, सो वी आर सपोज टू यूज सम ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन मर्क्यूरी के लिए हमने क्या किया, जस्ट नॉर्मली हीट कर दो। कॉपर के लिए कैसा होता है कि इनिशियली जब आप कॉपर सल्फाइड को एक्सेस एयर सप्लाई कर रहे हो, कॉपर ऑक्साइड जब आपको मिल जा रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर एक अच्छे क्वांटिटी का कॉपर ऑक्साइड मिल चुका है, सो आप ऑक्सीजन का सप्लाई अब बंद कर दोगे। रीजन है कि जो बचा हुआ कॉपर का ऑक्साइड यहाँ पे जो बच गया है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा बचे हुए कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस में। समझते कैसे, दैट इज समथिंग। हमारे पास रिएक्शन के तौर पे क्या बना है, अब कॉपर ऑक्साइड बन गया, फाइन। हमें चाहिए कि कॉपर ऑक्साइड को मुझे कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, कॉपर के अंदर। बट हम जैसे रिड्यूसिंग एजेंट पहले यूज कर रहे थे, जिंक के लिए कार्बन यूज कर रहे थे, यहाँ पे बचा हुआ कॉपर का सल्फाइड ही एक्ट कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, वही सफिशिएंट है। सो इनिशियली हम रिएक्शन में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, बट जैसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, स्टॉप कर देते, एंड देन वी यूज बचा हुआ जो कॉपर का सल्फाइड है वही यूटिलाइज हो जाता है, कॉपर मिल जाता है। सो रिमेनिंग जो कॉपर सल्फाइड है दैट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो कॉपर सल्फाइड जो है कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे बचा हुआ जो सल्फर है वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड देन वी गेट द प्रोडक्ट एज कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सो हमारा फाइनली कॉपर जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब बात करते हैं आगे रिएक्शन के बैलेंसिंग की बात करें। ऑक्सीजन का नंबर 1 है, ऑक्सीजन का नंबर 2 है, आई नीड टू मेक अ 2 ओवर हियर, जिसकी वजह से कॉपर देखो कितना हो जाएगा, 2 into 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। सो आई हैव रिटन 6 ओवर हियर। सल्फर की बात करें, सल्फर 1 हैप्पी, ऑक्सीजन की बात करें 2 2, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो दैट इज आपको याद रखना है। कॉपर वाले केस में आपको कॉपर का इनिशियली आप जब रिएक्शन कर रहे हो तो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, एक अच्छी क्वांटिटी का जब कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद किया जाता है,
then the remaining copper sulfide will be utilized as a reducing agent, and then copper oxide will combine with the copper sulfide, जिससे हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, कॉपर. अच्छा, अब ये हमने जितने भी मेथड किए हुए हैं उनमें जो भी सोडियम मेटल मिल रहा है, सॉरी नॉट अ सोडियम, जिंक की बात करें या फिर मॉडरेटली से लेकर लीस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये जो मेटल मिलता है हमको प्योर स्टेट में नहीं मिलता है ना, डेफिनेटली देयर विल बी इम्प्यूरिटी इन इट. सो उसको प्यूरिफाई करने के लिए उसकी रिफाइनिंग की भी जरूरत पड़ती है. सो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप देखा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. देन द सेकेंड स्टेप वो समथिंग दिस है ना, हाईली रिएक्टिव के लिए हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज कर रहे हैं. सेकंड की अगर बात करें तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, मॉडरेटली के लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जैसे मेथड्स लगा रहे हैं. थर्ड की बात करें तो हम रोस्टिंग लगा रहे हैं. फाइन. अच्छा, अब यहां से मेटल निकलने के बाद जो हम लास्ट आखिरी वाला स्टेप करते हैं, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, है ना. अच्छा, बहुत सारे मेथड्स होते हैं बट इकलौता आपको कॉपर की रिफाइनिंग की ही बात करनी है. दिस द डायग्राम यू आर सपोज टू बाय हार्ट. अच्छा, इस डायग्राम में मैंने एक रॉड को थिन दिखाया है, एक रॉड को थिक दिखाया है. आपके टेक्स्ट बुक में दोनों को थिक ही दिखाया गया है. इट्स योर चॉइस, आपको जैसे बनाना बना सकते हो, बट रियलिटी में थिन और थिक ही होता है, बस टेक्स्ट बुक में उसको मेंशन नहीं किया गया. फाइन. सो बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की. अगर बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि जिस भी सोल्यूशन में हम ये रिफाइनिंग का प्रोसेस कैरिड आउट कर रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना. उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है दैट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, है ना. अच्छा, हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जिस भी मेटल का आप करो, तो सोल्यूशन आप उसी का लोगे जिसका मेटल आप ले रहे हो, है ना. सपोजिटली अगर मुझे जिंक का रिफाइनिंग करना है तो मैं कुछ जिंक क्लोराइड ले लूंगी, जिंक सल्फाइड ले लूंगी. सेम वे अगर मेरे को कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है तो वही मेटल का आयन होना चाहिए, वरना फिर इंप्यूरिटीज भी एड अप हो जाएगी, है ना. जैसे कि अगर मुझे एक्सट्रैक्शन करना है कॉपर का और मैं जिंक का सॉल्ट ले लूं तो जिंक के मेटल भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, है ना. तो हमें प्यूरिफिकेशन के लिए एग्जैक्टली उसी मेटल का सॉल्ट लेना है जिसका हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट यू आर सपोज टू रिमेंबर, हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं दैट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट. एसिडिफाइड वर्ड लिखना इज अ मैंडेटरी, है ना. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं, एसिड और पानी का सोल्यूशन बना लिया, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, कॉपर सल्फेट डाल देंगे, तो वो जो सोल्यूशन बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी एसिडिफाइड, दैट इज गोइंग टू बी एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. चलते हैं आगे. अच्छा, आपके पास जो नेगेटिव है ना टर्मिनल को अटैच है दैट इज कैथोड, एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच है दैट इज एनोड. इसके बाद की बात आपको क्या याद रखनी है कि जो कैथोड रहेगा वो डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कि प्योर वाला Cu आप यहाँ पे अटैच करने वाले हैं, और जो आपने ऊपर वाले प्रोसेस से, ये वाले प्रोसेस से आपने कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया है दैट इज इम्प्योर कॉपर जो रहेगा वो आपका एनोड वाले प्लेस पे रहेगा. ठीक है. अब रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में ऐसा होगा कि जैसे जैसे हमने इस रिएक्शन को जब हम स्टार्ट करेंगे, सो एनोड से कॉपर के आयंस निकलना शुरू होंगे. ठीक है ना. अच्छा, ये जो कॉपर के आयंस निकलेंगे पॉजिटिव है तो बट ऑब्वियस नेगेटिव वाले रॉड को, है ना, नेगेटिव वाले रॉड की तरफ मूव करेंगे. सो दैट इज Cu2+ जो होगा वो माइग्रेट करेगा किसकी तरफ, बोलो, कैथोड की तरफ. तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्या याद रखनी है मालूम है, जब भी आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हो तो जिस भी मेटल के आयंस है वो एनोड से निकल के सोल्यूशन में जाते हैं, सोल्यूशन से निकलकर वो जाते हैं कैथोड पे, है ना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर सपोज टू रिमेंबर कि ये कॉपर का आयन जो है वो कहां से कहां जा रहा है. सो इट इज कमिंग फ्रॉम एनोड, एनोड वाले से आ रहे हैं, पहले सोल्यूशन में जा रहे हैं, सेम नंबर ऑफ आयंस, फिर अब जाना शुरू कर रहे हैं किसके ऊपर, बोलो, कैथोड के ऊपर. ठीक है ना. सो इतनी सी चीज आपको याद रखनी है. रिफाइनिंग के अंदर व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट यूज, दैट इज कॉपर सल्फेट, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट. कैथोड जो होना चाहिए वो प्योर वाला होना चाहिए. सो धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये जो थिक वाला है ना वो थिन 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 होते जाएगा और ये थिन वाला थिक होते जाएगा. सो हमें पूरा कॉपर, प्योर कॉपर इस वाले प्लेट पे मिल जाएगा. फाइन. सो कैथोड जो होगा वो प्योर कॉपर का बना होगा, एनोड जो होगा वो इम्प्योर कॉपर का बना होगा. फाइन. अच्छा, उसके बाद आपको ये भी याद रखनी है कि जितनी भी इंप्यूरिटीज होगी धीरे धीरे ये जो थिक है वो थिन होते जाएगा, एज वेल इसकी इंप्यूरिटीज जो होगी वो इसके नीचे सेटल डाउन होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, एनोड मड कहेंगे, है ना. दिस इज समथिंग वी हैव, एनोड मड. अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में अच्छा सा डेफिनेशन दिया हुआ है एनोड मड के लिए, दैट इज सोल्यूबल वाली इंप्यूरिटीज जो होगी एनोड से निकलती हुई वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी, और जो इनसोल्यूबल वाली इंप्यूरिटीज होगी वो एनोड, सो इनसोल्यूबल इंप्यूरिटीज जो होगी वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी, और जो सोल्यूबल वाली रहेगी वो एनोड के नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाएगी एनोड मड के नाम पे. फाइन.
सो दैट्स ऑल फॉर द मेटलर्जी. वी हैव कंप्लीटली डन विद द मेटलर्जी वाला पार्ट. होप सो आपने वीडियो से नोट्स बनाए रहेंगे, है ना. पूरा मेटलर्जी वाला पार्ट कवर किया रहेगा. डेफिनेटली 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे. डेफिनेशंस को भी आप इससे ही रेफर कर सकते हो. दैट इज एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया हुआ है. सो दैट्स ऑल. गुड बाय, गुड लक, कीप लर्निंग.